Welcome to all of you in mahindraguru.com. Your success is our success. Today we are here for discussion of SBI SC number 04 of pre in reasoning. Our perspective of making this video is nothing else just to enhance the skills of our candidate so that they can perform in their respective exams. Let's have a look. This question is based on sitting arrangement. चलिए देखते हैं इसके की पॉइंट्स क्या हैं और इसको किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए. कंडीशन दी गई है, बोला गया है 10 मेंबर्स हैं जिनके नाम आपको आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे और बोला गया है 2 रोज हैं. आपको 2 रो बोला गया है और यहां पर फोकस करने वाला की पॉइंट ये है कि बोला गया है 5 पीपल इन ईच रो. हर एक रो में 5-5 मेंबर बैठे होंगे और आगे बोला गया है मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट रो आर फेसिंग द पर्सन ऑफ सेकेंड रो. मतलब एक रो दूसरे वाले मेंबर्स को फेस कर रही होगी. आगे अगर हम ध्यान से पढ़े तो लिखा हुआ है फर्स्ट रो फेसिंग नॉर्थ. ये इस क्वेश्चन का की पॉइंट है. जो भी फर्स्ट रो में बैठे होंगे 5 मेंबर्स वो नॉर्थ की तरफ देख रहे होंगे और जो सेकेंड रो में बैठे होंगे वो सभी के सभी साउथ डायरेक्शन में देख रहे होंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए. पहला पॉइंट दिया गया था कि मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट रो फेसिंग नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ फर्स्ट रो बनाते हैं. 5 मेंबर्स हमने यहां पर अलॉट कर दिए और ये सभी देख रहे हैं नॉर्थ. नॉर्थ वाले का राइट आप ही की तरह होता है और नॉर्थ वाले का लेफ्ट भी आप ही की तरह होता है. सेकेंड रो साउथ देख रही थी और इन्हीं को फेस कर रही थी. साउथ वाले 5 मेंबर्स होंगे जो अपोजिट रो में बैठे हुए हैं और साउथ वाले का राइट वो होगा जो आप सभी का लेफ्ट है, तो ये इसके लिए राइट हो जाएगा और जो हमारा राइट था वो उसके लिए लेफ्ट हो जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं. पहला पॉइंट बोला गया है, हमें बोला गया वीरू सिट्स इन फर्स्ट रो इमीडिएट राइट ऑफ हीना हु सिट्स ऑपोजिट टू डेविड. पहले बोला गया वीरू फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो डाउनवर्ड थी और नॉर्थ देख रही थी और वीरू के लिए बोला गया था इज इमीडिएट राइट ऑफ हीना. वीरू इज जस्ट राइट ऑफ हीना, तो हीना उसके लेफ्ट में और हीना इज ऑपोजिट टू डेविड. हीना के ऑपोजिट में आएगा डेविड. आगे अगर हम पढ़े तो लिखा हुआ है सोनू इज एक्सट्रीम एंड ऑफ सेकेंड रो. सेकेंड रो हमारी अपवर्ड वाली थी तो या तो सोनू इस तरफ होगा या फिर सोनू इस तरफ होगा, लेकिन कौन सी तरफ होगा ये भी मेंशन नहीं किया गया है. तो आगे बढ़ते हैं. इसके लिए बोला गया था सोनू इज एक्सट्रीम एंड ऑफ सेकेंड रो एंड सोनू इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डेविड. तो कंफर्म हो गया जो भी मेंबर साउथ में देखता है उसका लेफ्ट हमने मेंशन किया था वो है उस तरफ और डेविड का लेफ्ट होगा सेकेंड नंबर पे सोनू 1 2. अब हम इसको फिक्स फॉर्मेट में बनाते हैं क्योंकि हमें तरीका पता लग गया है कि ये कैसे इंप्लीमेंट होगा. डेविड का नंबर थर्ड, डेविड से सेकेंड लेफ्ट सोनू, डेविड के ऑपोजिट एच और एच के जस्ट राइट में वी. चलिए आगे बढ़ते हैं. बोला गया है अमिता इज इमीडिएट राइट ऑफ डेविड. डेविड की पोजीशन पहले से मेंशन हो चुकी है और अमिता उसके जस्ट राइट में आने वाली है तो फिक्स वैल्यू हो गई. आगे अगर हम पढ़े तो लिखा गया है अमिता इज इमीडिएट राइट ऑफ डेविड एंड जो बात कर रहा है अमिता की एग्जैक्टली ऑपोजिट टू टीना. अमिता के जस्ट ऑपोजिट में होगी टीना, फिक्स वैल्यू हो गई. नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो लिखा हुआ है गरिमा इज ऑपोजिट टू रवन. गरिमा और रवन एक दूसरे के आमने सामने हैं और रावण के बारे में मेंशन किया गया है हु, जो यहाँ पर सेम रावण को फोकस कर रहा है. रावण इज एंड ऑफ सेकेंड रो. सेकेंड रो थी अपवर्ड वाली, उसमें 2 कॉर्नर हैं, एक ऑलरेडी अलॉट हो चुका है सोनू के लिए तो सेकेंड कॉर्नर पर आ जाएगा रवन और उसके सामने होगा जो यहां पर मेंशन किया गया था गरिमा. तो गरिमा एक छोर पर बैठी है फर्स्ट रो के जो नॉर्थ में देख रही थी. आगे अगर हम बोले तो लिखा हुआ है जे डज नॉट सिट एक्सट्रीम कॉर्नर. जे कॉर्नर पर नहीं होगा. अब हमारे पास 2 ही पोजीशन वेकेंट है, एक कॉर्नर वाली और एक मिड वाली. कॉर्नर के लिए मना कर दिया गया है तो जे की वैल्यू होगी ये वाली जो सोनू के जस्ट राइट में है. अगर आप ध्यान से देखें तो 10 में से 9 मेंबर्स अपनी अपनी चेयर पर बैठ चुके हैं. जो भी मेंबर बचा होगा वो यहां पर आ जाएगा. देखते हैं कौन सा मेंबर बच गया है. अमिता ऑलरेडी मेंशन, वीरू ऑलरेडी मेंशन, सोनू कॉर्नर पर है, डेविड ऑलरेडी आ चुका है, रवन कॉर्नर, टीना ऑलरेडी मेंशन, गरिमा आ चुकी है, हीना भी और एक मेंबर जो रह गया था उसका नाम है सुशील. इस तरीके से ये सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट होता है और इसके बेस पर अब चाहे 2 क्वेश्चन पूछे हो चाहे 5, हम सभी को विद इन अ सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं. देखते हैं इसके बेस पर एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाहता है.
चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन आर सिटिंग एट टू एंड्स ऑफ द फर्स्ट रो। यहां पर ध्यान देने वाला पॉइंट ये है, फर्स्ट रो की बात कर रहा था और फर्स्ट रो हमारी दिख रही थी नॉर्थ में, जिसके कॉर्नर पर बैठा हुआ है गरिमा और सुशील। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। फर्स्ट ऑप्शन गरिमा और सोनू कैंसिल, सेकेंड ऑप्शन रावण सोनू ये भी कैंसिल, थर्ड ऑप्शन सुशील एंड रावण ये भी कैंसिल, और फोर्थ ऑप्शन गरिमा एंड सुशील। हम भी इन्हीं को ढूंढ रहे थे, गरिमा और सुशील को, जो है ऑप्शन नंबर 4। तो हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वीरू। वीरू के सेकंड लेफ्ट में कौन है। वीरू की पोजीशन नजर आ रही है, ये फिक्स वैल्यू थी वीरू के लिए। वीरू का राइट इस तरफ और वीरू का लेफ्ट इस तरफ, हमने मेंशन कर रखा है आपके लिए। बोला गया है वीरू से सेकंड लेफ्ट कौन है, तो वीरू के सेकंड लेफ्ट आएगा फर्स्ट, सेकंड टीना, तो ऑप्शन नंबर आएगा हमारा नंबर 4। तो हम बोल सकते हैं आपके सिटिंग अरेंजमेंट को देखकर टीना है जो वीरू के सेकंड लेफ्ट में बैठी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रावण। रावण का फेस डाउनवर्ड था, अब यहां पर राइट इस तरफ चलना पड़ेगा और लेफ्ट के लिए रावण को इस तरफ चलना पड़ेगा। थर्ड लेफ्ट की बात हो रही है, तो रावण से थर्ड लेफ्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जो है जे, जो रिप्रेजेंट कर रहा था जे को, जो है ऑप्शन नंबर सेकेंड। इस तरीके से हमारा सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आप यहां पर नाम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 नाम है जो एक रो में बैठे हैं और उन सभी का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है। अगर आप ध्यान से देखें तो सारे के सारे नाम सिमिलर हैं, मींस एग्जामिनर आपको नाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंफ्यूज करना चाहता है। अगर क्वेश्चन पर फोकस करें तो जस्ट 2 और 3 लाइन का क्वेश्चन है, तो ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। थोड़े से पॉइंट्स होंगे जिसको आपको सॉल्व करना होगा और उससे आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, जिसके बेस पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो बोला गया था सभी का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है। नॉर्थ वाले का राइट वही होगा जो आपका राइट था और नॉर्थ वाले का लेफ्ट वही होगा जो आपका लेफ्ट होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। बोला गया अर्जुन सिट्स 4 टू द राइट ऑफ आलोक। अर्जुन सिट्स 4 टू द राइट ऑफ आलोक, 1 2 3 और यहां पर आलोक। आलोक के 4th राइट में अर्जुन है, पर किस तरफ रो है, छठा मेंबर उस तरफ आएगा या पहले आएगा ये भी मेंशन नहीं है, तो हमने इसको एज इट इज रहने दिया। अभी आगे का पॉइंट पढ़े तो लिखा हुआ है अमित सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अलंकार। हमने उस पॉइंट को भी स्टोर किया, अमित थर्ड लेफ्ट ऑफ अलंकार। ये पहला पॉइंट स्टोर किया गया, ये दूसरा पॉइंट स्टोर किया गया और बोला गया है अमिताभ इज नॉट नेबर ऑफ अमित एंड अर्जुन। थर्ड पॉइंट है अमिताभ नेबर नहीं है अर्जुन का और अमित का। अगर आप इसको फोकस करें, हमने तीनों इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लिया, लेकिन क्वेश्चन खत्म हो गया, वो हमें डायरेक्टली चलने के लिए मेंशन नहीं कर रहा है। तो अब इसको करने का एप्रोप्रिएट वे है वो हम आपको शो करते हैं। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करना था। हमसे शुरू में बोला गया था 6 नाम है जो सिमिलर थे, जो एक्चुअल में हमें कंफ्यूज करने के लिए दिए गए थे। जब हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे पास केवल 6 मेंबर हैं और पहले पॉइंट में ही बोला गया था अर्जुन सिट्स 4 टू द राइट ऑफ आलोक, हमें इसको स्टोर करने की जगह इंप्लीमेंट करना था कि अर्जुन 4th राइट में होगा आलोक से। आलोक आने के बाद 1 2 3 4 अर्जुन, एक वैल्यू अर्जुन की यहां आ सकती है। अगर ये फिक्स नहीं है तो सेकेंड हम 100% बोल सकते हैं आलोक के 4th राइट में अर्जुन केवल इसी जगह पर आएगा, तो स्टोर करने की जरूरत नहीं थी, हमने उसको इंप्लीमेंट कर दिया। सेकेंड पॉइंट जो हमसे बोल रहा था अमित थर्ड लेफ्ट है अलंकार के, अगर यहां पर अमित को बैठाएं तो अलंकार फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहां आएगा, इसके अलावा और कोई जगह अलंकार के लिए नहीं है। तो बनाते हैं अमित इज थर्ड लेफ्ट ऑफ अलंकार। यहां पर अगर इस वाले डायग्राम में अगर बात करें तो अमित 1 2 3, यहां पर अलंकार नहीं आ सकता, इसलिए अमित की पोजीशन होगी ये वाली। अमित इज 1 2 3 थर्ड लेफ्ट ऑफ अलंकार। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो दोनों ही फिगर में 4 मेंबर बैठ चुके हैं। इसका मतलब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ही वाइटल रोल प्ले करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखते हैं क्या कह रहा है वो अगला पॉइंट। अमिताभ इज नॉट नेबर ऑफ अमित और अर्जुन।
आपको आपकी स्क्रीन पर ये अमित नजर आ रहा है। अगर इसके पास में अमिताभ नहीं है तो हम कह सकते हैं अब अमिताभ इस वाले रो में आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ये वाली रो एलिमिनेट होती है और यही आपकी रो सही है। अमिताभ इज नॉट नेबर ऑफ अमित एंड अर्जुन। अमित का नेबर भी नहीं है और अर्जुन का नेबर भी नहीं है, तो इसका मतलब अमिताभ आएगा यहां पर। और जो एक मेंबर बच गया है चेक कर लेते हैं उसका नाम क्या है। फर्स्ट नाम था अमिताभ, आ चुका है। थर्ड नाम है अमरीश, तो यहां पर पॉइंट ब्लॉक करेगा अमरीश के लिए। तो आप देख सकते हो ये इसका शॉर्टेस्ट मेथड है, कैसे आप एलिमिनेशन के थ्रू क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। इसके बेस पर जो 4 क्वेश्चन दिए गए हैं वो अब विदिन अ सेकंड आप सॉल्व कर सकते हैं। चेक करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं हाउ मेनी पर्सन आर बिटवीन आलोक एंड अमरीश। आलोक और अमरीश के बीच में कितने मेंबर हैं, क्या आप बता सकते हैं। चेक करते हैं। आलोक की वैल्यू ये रही, अमरीश की वैल्यू ये रही और इन दोनों के बीच में केवल 2 मेंबर हैं जो है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अमरीश विद रिस्पेक्ट टू अमित। अमरीश का स्थान कौन सा है अगर हम अमित के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ढूंढने की कोशिश करें तो चेक करते हैं। अमित से फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट, थर्ड राइट में आता है अमरीश। चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया है। यस, अमरीश इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ, गलत, अमरीश इज 4 टू द राइट ऑफ अमित, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं हु सिट्स एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड आपको पहले ही बोला गया था ये आपका राइट कॉर्नर होता है अगर सभी लोग नॉर्थ की तरफ फोकस कर रहे हैं, और ये आपका लेफ्ट कॉर्नर होता है। हमसे क्वेश्चन में एग्जामिनर जानना चाह रहा है एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पर कौन है, तो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पर आएगा अमित। चेक करते हैं ये कौन से ऑप्शन में गिवन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आलोक विद रिस्पेक्ट टू अलंकार। आलोक कहां पर है अगर हम अलंकार की चेयर से उसको ढूंढने की कोशिश करें तो। अलंकार को अगर हम बोले तो अलंकार की पोजीशन ये है और हमसे बोला गया है आलोक के बारे में बताइए। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं आलोक की वैल्यू थी 2 और यहां पर अलंकार की वैल्यू है 4, तो हम यहां पर देखकर बोल सकते हैं ऑप्शन से चलते हैं। थर्ड टू द लेफ्ट फॉल्स, थर्ड टू द राइट फॉल्स, इमीडिएटली राइट फॉल्स, सेकेंड टू द लेफ्ट। अगर यहां से देखिए तो भी क्या मिल रहा है सेकेंड टू द लेफ्ट जो है ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके से ये आपका अरेंजमेंट भी सॉल्व होता है। जो मैक्सिमम चांस है एग्जाम में प्री के जो आपका एसबीआई होगा पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुलाभ से के ऊपर बेस्ड है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है सम बुक्स आर पेंट्स। अब देखिए हमने बुक्स और पेंट्स को कंप्लीट न लिखकर उनके फर्स्ट लेटर को इंट्रोड्यूस कराया है। रीजन, अगर आप कंप्लीट नाम लिखते हैं वो आपके टाइम को बढ़ा देगा और एग्जाम में टाइम ही वाइटल रोल प्ले करेगा आपके कितने नंबर आए उसमें। तो देखिए पहला नंबर सम बुक्स आर पेंट्स मेंशन कर दिया। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रही है नो पेंट्स आर शर्ट, जिसका डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से। अब चेक करते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है जो स्टेटमेंट से ड्राइव होता है। तो पहले कंक्लूजन पर अगर हम फोकस करें तो बोला गया है सम बुक्स आर नॉट शर्ट, क्या कुछ बुक्स शर्ट नहीं है। चेक करते हैं अगर बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप नजर डालें सम बुक्स आर पार्ट ऑफ पेंट्स, तो ये वाली जो बुक्स पेंट के पास है हमसे बोला गया था कोई भी पेंट शर्ट नहीं है, तो क्वेश्चन के थ्रू हम बता सकते हैं यस सम बुक्स आर नॉट शर्ट। सेकेंड ऑप्शन पे अगर हम जाएं तो बोला गया ऑल पेंट्स आर शर्ट, क्या सारी की सारी पेंट शर्ट है, जो स्टेटमेंट के थ्रू ड्राइव नहीं हो रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से स्टेटमेंट बाई बोल रहे ऑल बॉयज आर गुड लुकिंग। जब भी स्टेटमेंट इस तरह की हो तो ध्यान रखें इनवर्ड टू आउटवर्ड चलते हैं तो 2 आंसर आते हैं सम पॉजिटिव एंड ऑल पॉजिटिव डेफिनेट मैनर में, और आउटवर्ड से इनवर्ड अगर हम चले तो केवल एक ही आंसर ट्रू होता है डेफिनेट फॉर्मेट में सम पॉजिटिव। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहे हैं सम बॉयज आर इंडियन, बॉयज का कुछ पार्ट किसने कवर कर लिया है इंडियन ने, जो रिप्रेजेंट होगा आई के थ्रू। क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है ऑल बॉयज आर इंडियन,
पहला कंक्लूजन जानना चाह रहा है क्या सारे बॉयज इंडियन हैं, चेक करते हैं। बॉयज और इंडियन का रिलेशन है सम पॉजिटिव, वो जानना चाह रहा है ऑल पॉजिटिव, तो फर्स्ट कंक्लूजन होता है फॉल्स। सेकंड कंक्लूजन पर अगर हम फोकस करें तो बोल रहे हैं सम बॉयज आर गुड लुकिंग, क्या कुछ बॉयज गुड लुकिंग है। अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो हमने मेंशन किया है इनवर्ड टू आउटवर्ड चलते वक्त सम पॉजिटिव भी ट्रू एंड ऑल पॉजिटिव भी ट्रू। यहां पर हमसे पूछने की कोशिश करी गई है कि क्या सम पॉजिटिव ट्रू है, तो हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि यही हमें अभी तक सिखाया गया है, सम पॉजिटिव ट्रू फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट बोल रही है ऑल किंग्स आर काइंड। हमने आपसे कहा था हमेशा फर्स्ट लेटर को डिनोट करें टाइम बचाने के लिए, पर एग्जामिनर हमसे ज्यादा शातिर है और उसने दोनों ही नाम के वाले दिए, तो हमें लिखना पड़ेगा ऑल काइंड्स आर किंग। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है कि पहले काइंड्स क्यों आया बाद में किंग क्यों आया, तो उसके लिए हम बेसिक से बताते हैं, जिसका नाम पहले होगा वो छोटे सर्किल में, जिसका नाम बाद में होगा वो बड़े वाले सर्किल से रिप्रेजेंट किया जाता है ऑल के केस में। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रही है नो काइंड इज चाइल्ड, कोई भी काइंड चाइल्ड नहीं है। सॉरी स्टेटमेंट कुछ गड़बड़ बनाई, वापस को रिपीट करते हैं। ऑल किंग्स आर काइंड, तो पहले किंग्स आएगा फिर काइंड आएगा, और आगे बोला गया था नो काइंड इज चाइल्ड, कोई भी काइंड चाइल्ड नहीं है, मीन्स रिलेशन है नेगेटिव का। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कंक्लूजन जो ड्राइव करने के लिए बोल रहा है ऑल काइंड्स आर किंग, हमें बताया गया था ऑल किंग्स आर काइंड, और पूछा जा रहा है रिवर्स, तो आंसर है ये बात रॉन्ग है, हम इसको एडमिट नहीं करते। हम बता सकते थे केवल सम पॉजिटिव, वो पूछना चाह रहा है ऑल पॉजिटिव। सेकंड कंक्लूजन पर अगर हम फोकस करें तो बोल रहे हैं सम काइंड्स आर नॉट किंग्स। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, किंग्स और काइंड के बारे में आपस में केवल पॉजिटिव रिलेशन है और वो हमसे जानना चाह रहा है नेगेटिव, तो आंसर होता है फॉल्स। याद रखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट का आंसर पॉजिटिव फॉर्मेट में और नेगेटिव स्टेटमेंट का आंसर नेगेटिव फॉर्मेट में, अगर डेफिनेट में जानना चाह रहा है तो। अगर इस दोनों ही कंक्लूजन को ध्यान दें तो ये ऐसा मेजर पॉइंट है जो आपको क्वेश्चन को गलत करवाने के लिए पूछा गया था। देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, हम आपको और डीपली एक्सप्लेन करते हैं। काइंड से किंग्स का रिलेशन था सम पॉजिटिव, ये डेफिनेट मैनर में गिवन था, डेफिनेट। अब जो आधा पार्ट ये वाला बच गया है, या तो वो पॉजिटिव होगा, अगर हम मान लें कि बचा हुआ पार्ट पॉजिटिव है तो सम पॉजिटिव प्लस सम पॉजिटिव, आंसर आया ऑल पॉजिटिव, पर श्योरिटी नहीं थी इसलिए हमने उसको रॉन्ग कर दिया। अगर ये रेस्ट ऑफ पार्ट किंग्स के रेफरेंस में नेगेटिव आता है तो आंसर आया सम नेगेटिव, पर वो डेफिनेट नहीं था, वो भी हमने गलत कर दिया। पर क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ही बातें, दोनों ही कंक्लूजन एट अ टाइम गलत हो सकता है? बिल्कुल नहीं, हमेशा इन दोनों में से एक कंक्लूजन सही होगा अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ईदर स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकेंड कंक्लूजन फॉलो, या तो पहला कंक्लूजन सही है या फिर दूसरा। और डेप्थ में बात करें तो आप इसको ऐसे नोट कर सकते हैं, सम पॉजिटिव गिवन था और सम पॉजिटिव और मेंशन कर दिया गया, या तो ऑल पॉजिटिव या फिर सम पॉजिटिव के साथ सम नेगेटिव आता, तो आंसर में सम नेगेटिव, या तो सम नेगेटिव ट्रू होगा या फिर ऑल पॉजिटिव, इसलिए आंसर आया ईदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड फॉलो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया सम टीचर्स आर पोएट, सेकेंड स्टेटमेंट ऑल पोएट्स आर फीमेल, सारे के सारे पोएट फीमेल हैं। ये डायग्राम, इसके लिए अगर हम बात करें सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कोई भी कंक्लूजन नेगेटिव होगा तो उसको हम फॉल्स कर देंगे। पहला कंक्लूजन बोल रहा है सम टीचर्स आर फीमेल, कुछ टीचर्स फीमेल हैं, तो यहां पर आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर यस सम टी आर एफ, तो पहला कंक्लूजन होता है ट्रू। सेकेंड कंक्लूजन बोल रहा है सम पोएट्स आर फीमेल, क्या कुछ पोएट फीमेल हैं, तो पोएट से फीमेल के बारे में दो आंसर ट्रू होंगे, ऑल पॉजिटिव सम पॉजिटिव, और हमसे पूछा गया सम पॉजिटिव, तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दोनों कंक्लूजन ही सही हैं, इसलिए आंसर होगा बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड
फॉलो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ऑल टाइगर्स आर शिप, सारे के सारे टाइगर्स शिप हैं। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रही है सम शिप्स आर काइट। देखिए हमसे शिप्स और काइट के बारे में बोला गया है, टाइगर को कवर करने के लिए नहीं बोला गया है, इसलिए हमने टाइगर से काइट की डिस्टेंस बना के रखी है, वरना हमारा कंक्लूजन गलत हो सकता है। तो याद रहे जितना स्टेटमेंट में बोला गया है केवल उतना ही आपको ड्रॉ करने का राइट है। आगे चलते हैं, कंक्लूजन क्या पूछना चाह रहा है एग्जामिनर। तो पहला कंक्लूजन जो हमसे पूछना चाह रहा है वो बोलना चाह रहा है सम शिप्स आर टाइगर। क्या स्टेटमेंट के थ्रू आप ये बता सकते हो कुछ शिप टाइगर हैं? हमने पहले भी मेंशन किया था आउटवर्ड से इनवर्ड चलते वक्त केवल एक ही कंक्लूजन ट्रू होता है, डेफिनेट फॉर्मेट में सम पॉजिटिव। तो आंसर होगा फर्स्ट कंक्लूजन इज राइट। सेकंड कंक्लूजन पर चलते हैं, पूछना चाह रहा है सम काइट्स आर शिप, क्या कुछ काइट शिप है? यस, सम पॉजिटिव का रिलेशन दिया गया था और वही हमसे पूछा गया है, तो आंसर होगा सेकंड वन इज आल्सो ट्रू। तो हम कह सकते हैं बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहां पर बोला गया है अल्फाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन लिया गया है, बोला गया है पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड सिक्स्थ डिजिट इन द नंबर, ये आपका पूरा आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आर इंटरचेंज। फर्स्ट और सिक्स्थ वाले को बदल दिया जाए तो पहले तो ये देखते हैं टोटल इसमें कितने डिजिट दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 डिजिट दिए गए हैं। बोल रहे पहले वाले को सिक्स्थ वाले से इंटरचेंज करो एंड सो ऑन, सेकेंड वाले को 7 से एंड सो ऑन चेंज करना है। और फिर हमसे पूछना चाह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सिक्स्थ डिजिट फ्रॉम राइट एंड। राइट से सिक्स्थ पूछना चाह रहा है। राइट से सिक्स की बात करें टोटल एलिमेंट है 10, राइट से 6 पूछना चाह रहा है 4 + 1 5, जो हमारा बेसिक ऑर्डर रैंकिंग का रूल था। तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट से 5 एलिफ डिजिट ढूंढनी है, कौन सी है? पहले वाला 6 पे चला गया, सेकेंड वाला 7 पे चला गया, थर्ड वाला 8 पे चला गया, फोर्थ वाला 9 पे और फिफ्थ वाला 10th पे। जब फिफ्थ वाला 10th पर मूव किया तो 10th वाले ने भी फिफ्थ पर मूव किया, जो है ऑप्शन नंबर 8। आंसर आएगा इस क्वेश्चन का 8 और जो है ऑप्शन नंबर 4। इसका मतलब हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जो रिप्रेजेंट कर रहा है डिजिट को 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक इन अ सर्टेन वे। इन 5 में से 4 एक सीक्वेंस में है, आपको ऑड वन आउट ढूंढना है कि कौन सा वाला डिफरेंट है। पहले ऑप्शन में बोला गया आर पी और एन, इनकी पोजीशंस पता होनी चाहिए जिससे आप इनको आराम से डिफरेंशिएट कर सके। आर की वैल्यू 18, पी की वैल्यू 16, एन की वैल्यू 14। अगर आप ध्यान से देखें तो 16 से -2 और +2। सेकेंड ऑप्शन पर हम जाएं तो लिखा हुआ है W जो 23rd पर स्टैंड करता है, S 19 पर स्टैंड करता है और U 21 पर स्टैंड करता है। इसका मतलब ये दोनों खुद ही अलग हैं। इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, इसमें मिड वाले से इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। थर्ड वाले की तरफ चलते हैं, H 8, D 4 और F 6। इसका मतलब यहां पर आप देख सकते हो लास्ट वाले दोनों के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, इन दोनों में ही हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये दोनों एक फंक्शन शो कर रही है और वो डिफरेंट है। तो हम बोल सकते हैं ऑड वन आउट है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बोल रहा है इन 5 में से 4 एक तरीके से परफॉर्म करते हैं, कौन सा वाला डिफरेंट है उसको फाइंड करके बताइए। फिर से प्लेस वैल्यू याद है तो ये बहुत इजी पड़ जाता है कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। यहां पर आप देख रहे हैं C, F और I 3, 6, 9। C की वैल्यू 3, F की वैल्यू 6 एंड I की वैल्यू 9। सेकेंड ऑप्शन UX से 21, 24 और 1। फिर से आगे चले RUX 18, 21, 24। अभी तक हम इस पे ध्यान दें तो 3 + 3 6, 6 + 3 9, 21 + 3 24, 24 + 3 27, पर टोटल अल्फाबेट्स होते हैं 26, तो 26 से नेक्स्ट होता है 1। यहां पर 18 + 3 तो अभी तक कोई डिफरेंट नहीं है। अगले ऑप्शन पर चले तो S की वैल्यू 19, V की वैल्यू 22 और Z की वैल्यू 26। यहां पर आप देख सकते हो 22 से 26 का डिफरेंस है 4, जबकि डिफरेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा था +3 + 3। तो आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन इज
डिफरेंट, ये इस सीरीज को बिलोंग नहीं करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन अ सर्टेन कोड, एक कोड दे रखा है, बोला गया है रोड को लिखा जा रहा है इस तरीके से, जीप को लिखा जा रहा है 2334 से, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बताइए गियर का कोड क्या होगा। चेक करते हैं। जी के लिए कोड गिवन था हमारे पास, अगर हम ध्यान से देखें दोनों को, तो जी के लिए कोड मेंशन है 2, तो हमने 2 लिख लिया। ई के लिए बात करें तो ई के लिए कोड दिया गया है यहाँ पर 3, हमने 3 लिख लिया। ए के लिए कोड है 3rd, जो है ए के लिए 5, और लास्ट है आर के लिए, आर है फर्स्ट लेटर जो है 4। 2, 3, 5, 4 अगर कोई ऑप्शन में होगा तो हम राइट मार्क करेंगे, अदरवाइज ऑप्शन आंसर आएगा नन ऑफ दीज। चेक करते हैं किसी ऑप्शन में है। यस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से अल्फाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन लिया गया है और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कंप्लीट डिक्शनरी आनी चाहिए, अदरवाइज इनमें इन्वॉल्वमेंट ना ले। हाँ, क्वेश्चन छोटा है तो आप उसमें इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं। चेक करते हैं, केवल 4 लेटर दिए गए हैं और बोला गया इन 4 लेटर के कॉम्बिनेशन से मीनिंगफुल वर्ड कौन कौन से बन सकते हैं बताइए, या बन भी सकता है या नहीं बन सकता है। चेक करते हैं कौन कौन से लेटर थे। LELH, अगर इन 4 लेटर के कॉम्बिनेशन की बात करें तो हमारी नॉलेज में केवल एक ही आंसर आ सकता है HELL, हेल। तो हम देख सकते हैं जो है ऑप्शन नंबर सेकेंड, हम बोल सकते हैं इन 4 लेटर से केवल एक ही मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है जो है हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज, आपकी स्क्रीन पर आपको एक सीरीज नजर आ रही है। देखिए कभी कभी एग्जामिनर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देता है, जनरली इस तरह के क्वेश्चन एसबीआई की जगह सीजीएल में पूछे जाते हैं, एसएससी में, पर आपको चौंकाने के लिए कभी कभी पैटर्न में को बदलने के लिए भी इस तरह के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। चेक करते हैं इस पैटर्न को सॉल्व करने का क्या तरीका है। एक्स नजर आ रहा है और जेड नजर आ रहा है, आपके स्क्रीन पर केवल एक्स और जेड ही नजर आ रहा है। पहले चेक करते हैं क्या एक्स और जेड के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। दिमाग पर जोर डाले तो ऑप्शन में एक्स और जेड ही है पहले नंबर पर, तो एक बार एक्स को रखकर देख लेते, एक बार जेड को। अगर एक्स को लगे लिखे तो सीरीज बनती है डबल एक्स जेड, फिर से डबल एक्स जेड, डबल एक्स, नहीं आया सीरीज कैंसिल मान लेते हैं। जेड को रखकर देखें तो एक्स डबल जेड, एक्स डबल जेड, एक्स डबल जेड, एक्स डबल जेड, तो इजिली सॉल्व हो गया। आंसर आएगा जेड वाला जो है ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। यहां पर बोला गया है स्काई इज कॉल्ड अर्थ, अगर एक सर्टेन मैनर में स्काई को अर्थ बोला जा रहा है, अर्थ इज कॉल्ड क्लाउड, अर्थ को क्लाउड बोला जा रहा है, क्लाउड इज कॉल्ड रिवर, अगर क्लाउड को रिवर बोला जा रहा है, रिवर इज कॉल्ड लेक, रिवर को लेक बोला जा रहा है, देन वेयर डू द बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स कहां फ्लाई करते हैं, तो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, और स्काई को यहां पर मेंशन किया गया है अर्थ से। तो चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में अर्थ गिवन है, आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से लिया गया है, बोला गया है पॉइंटिंग टू अ मैन, एक मेल नंबर बना लिया हमने। देखिए मेल के लिए स्क्वायर बॉक्स नोट कर रहे हैं हम, और फीमेल के लिए सर्किल। ए वुमेन सेड, स्टार्टिंग में दोनों की जनरेशन सेम रखी क्योंकि हमें नहीं पता, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो जनरेशन गैप हमने नहीं रखा। आगे पढ़ते हैं, बोला गया है ही इज द ओनली सन, इसको पॉइंट आउट करते हुए बोला गया ये इकलौता लड़का है, हमेशा सन की जनरेशन डाउनवर्ड जाएगी इससे, तो डाउनवर्ड गए कितना डाउनवर्ड, ओनली 1 जनरेशन डाउनवर्ड। देखिए हिंदी में बोला गया है ये इकलौता पुत्र है, अगर यहां पर हम बोले मेरे फादर का तो ओनली एक जनरेशन अपवर्ड से वापस आना पड़ेगा, माई फादर्स ओनली सन, तो फादर के बाद ओनली सन पर आएंगे, उसके बाद डाउनवर्ड जाने पड़ेगा। कहने का मतलब ये है अगर आप सीक्वेंस फॉर्मेट को फॉलो करें, मतलब पॉइंटिंग से स्टार्ट करें और जो भी एग्जामिनर ने मेंशन किया, जैसे यहां पर मेंशन किया गया ओनली सन, तो लास्ट में जाना पड़ेगा 1 स्टेज डाउनवर्ड, वो बोलता ओनली फादर तो एक जनरेशन अपवर्ड, ग्रैंडफादर तो 2 जनरेशन अपवर्ड। इसका मतलब कहने का यहां पर तात्पर्य ये है हमेशा पहले वाले पॉइंट को लास्ट वाले पॉइंट से कोरिलेट करना होता है, आपका आंसर आप आराम से फाइंड कर लेंगे।
याद रहे पहले वाले पॉइंट को लास्ट वाले से कोरिलेट। चेक करते हैं। ही इज द ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ, माई फादर्स वाइफ। यहां पर आप देख सकते हो हमने भी मेंशन किया था पहले वाले पॉइंट को लास्ट वाले से मेंशन करना है, कोरिलेट करना है। तो वाइफ से इस सन को कोरिलेट करोगे तो सन के लिए एक जनरेशन डाउनवर्ड जाना पड़ेगा, और जब यहां से एक जनरेशन डाउनवर्ड आओगे तो ये दोनों मेंबर एक ही जनरेशन में लाई करते हुए आपको दिखेंगे। हम इस क्वेश्चन के थ्रू बोल सकते हैं, हमने आपको बोला था मेल के लिए हमने स्क्वायर बना था और फीमेल के लिए सर्किल बनाया था। हमसे पूछा गया है हाउ इज दैट वुमेन रिलेटेड टू दैट मैन, ये वुमेन इस मैन की क्या लगेगी, तो आंसर है ये वुमेन इस मैन के लिए इसकी सिस्टर लगेगी, वो भी रियल। पहला ऑप्शन है कजिन, फॉल्स। सेकेंड ऑप्शन है ब्रदर, अगेन फॉल्स। थर्ड ऑप्शन ब्रदर इन लॉ, ये भी फॉल्स। और लास्ट ऑप्शन है अंकल, ये भी फॉल्स। तो हम बोल सकते हैं चारों ही जो मेंशन क्राइटेरिया थे वो गलत हो गए, तो राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो रिप्रेजेंट कर रहा था गर्ल्स को, इसलिए आंसर होगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। बोला गया पोजीशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट इन द नंबर, आपके स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है। पोजीशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट इन द नंबर विल रिमेन अनचेंज्ड। बोले कितनी ऐसी पोजीशन है जो चेंज नहीं होंगी आफ्टर द डिजिट रीअरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर इस नंबर को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, जो होता है टॉप टू बॉटम, मतलब पहले बड़ी वाली संख्या फिर छोटी फिर और छोटी, ठीक है। अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो कितनी ऐसी डिजिट होंगी जो फिर भी अनचेंज रहेंगी। तो पहले इस नंबर को फॉलो कर लेते हैं। 7 6 7 8 9 4 2 3 2 8 1। क्रॉस चेक करते हैं। 7 6 7 8 9 4 2 3 2 8 1। इसको रिवर्स ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम अरेंज करें तो पहले आएगा 9, फिर आएगा 8 8 ट्वाइस है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, फिर 7 भी ट्वाइस है वो भी 2 बार, फिर 6 सिंगल टाइम है तो हमने सिंगल टाइम मेंशन किया। आगे बढ़े तो 6 के बाद आता है 5 नहीं है सीरीज में तो 4 सिंगल टाइम, 3 सिंगल टाइम, 2 2 एंड 1। चेक करते हैं कितनी डिजिट चेंज नहीं हो रही है। पहली वाली चेंज कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, अगेन कैंसिल, अगेन कैंसिल, नेक्स्ट भी कैंसिल, नेक्स्ट भी कैंसिल। ये पहली डिजिट मिली जो दोनों ही तरफ सेम है, ये दूसरी डिजिट मिली जो दोनों तरफ सेम, अगेन कैंसिल और फिर से सेम। इस पूरे क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद हम ये बोल सकते हैं केवल 3 डिजिट ऐसी हैं जो अनचेंज्ड है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये है ऑप्शन नंबर 4 जो इंडिकेट कर रहा है वैल्यू 3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डिवाइड का मीन्स है दिस, प्लस का मीन्स है दिस, और फिर आपसे बोल रहा है इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताइए कि अगर हम पहले सिंबल्स को चेंज कर ले प्लस माइनस वाले को गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग, फिर इसको सॉल्व करें तो आंसर क्या आ सकता है। देखते हैं। 36 माइनस को एज ए माइनस चेंज नहीं करना है, जो वहां पर गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो हम देखते हैं माइनस के लिए लिखा गया है माइनस मीन्स डिवाइड, तो 36 डिवाइड बाय 3। प्लस के लिए देखते हैं कौन सा सिंबल है, प्लस के लिए बोला गया है इंटू, 3 इंटू 6। डिवाइड के लिए मेंशन किया गया है प्लस 6 प्लस 12 और लास्ट में दिया गया है इंटू, इंटू का आंसर है माइनस। इसको अगर प्रॉपर वे में सॉल्व करें तो आंसर क्या आएगा, तो आप देख सकते हो 36 डिवाइड बाय 3 दैट इज 12 इंटू 6 प्लस 12 माइनस 7। यहां पर अगर आप सॉल्व करेंगे इसको ऑड ऐप में 72 प्लस 12 माइनस 7 तो आंसर आएगा 84 माइनस 7 दैट इज 77। चेक करते हैं क्या किसी ऑप्शन में 77 मेंशन किया गया है, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आना चाहिए 77। पहला ऑप्शन 84 कैंसिल, सेकेंड ऑप्शन है 91 अगेन कैंसिल, थर्ड ऑप्शन है 77 जिसको हम ढूंढ रहे थे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम बोल सकते हैं कि जो हमें सिंबल दिए गए थे, जो हमें रूल्स रेगुलेशन दिए गए थे कि डिवाइड को मानिए प्लस, इंटू को मानिए माइनस, प्लस को मानिए इंटू, माइनस को इंडिकेट करिए डिवाइड, तो बताइए इस इक्वेशन का आंसर क्या आएगा। तो हम बोल सकते हैं इस इक्वेशन का राइट आंसर होगा 77 जो है ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड प्रोबेटिव।
each of which has as many letters between them in the word as in the English alphabetical series. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फाबेटिकल सीरीज में कौन सा लेटर कितने नंबर पर आ रहा है, जिससे आप इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आपको इसका शॉर्टेस्ट तरीका बताते हैं। प्रोबेटिव लिखा हुआ है। प्रोबेटिव जब आप लिखते हैं तो इसकी स्पेलिंग ये है प्रोबेटिव की। आपको अगर इनके नंबर्स याद है तो इसको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। कैसे? 16, 18, 15, 2, 1, 20, 9, 22 एंड 5। अब पेयर चेक करते हैं डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, क्या इनके बीच की दूरी उतनी है जितनी डिक्शनरी में आती है। तो पी से शुरू करते हैं 16 से। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। इसका मतलब पी से कोई भी पेयर नहीं बनेगा। आर से बात करें 19, 20, 21, 22। आगे सब छोटे नंबर है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 कोई पेयर नहीं बनेगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7 कोई पेयर नहीं। 1, 2, 3, 4, 5 तो ये पहला पेयर है जो 1 से लेकर 5 तक, या फिर आप बोल सकते हो ए से लेकर ई तक बनेगा। आपकी डिक्शनरी अगर आप कभी ध्यान से देखें तो ए से ई तक 3 ही लेटर आते हैं, और यहां पे भी कितने लेटर नजर आ रहे हैं? 3। वो TIV हो या BCD हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था हाउ मेनी लेटर्स बिटवीन दैम इन द सीरीज एज अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। आगे मूव करते हैं। 20, 21, 22 ये सेकंड पेयर मिला हमें। 9, 10, 11 नहीं बनेगा, 22 से भी नहीं बनेगा। देखिए यहां पर एक वर्ड मेंशन नहीं था, सेम ऑर्डर। अगर ये वर्ड लिखा होता तो हम बोल देते कि सेम ऑर्डर में अगर हम चले तो केवल 2 पेयर बन रहे हैं। इसका मतलब अगर मेंशन नहीं है ये वाला वर्ड तो हमें फॉरवर्ड भी चलना पड़ेगा और बैकवर्ड भी आना ही पड़ेगा अगर हम सही आंसर देना चाहते हैं। तो वापस आते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कोई पेयर नहीं बना। 22 से सारे छोटे नंबर है, कोई पेयर चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कोई पेयर नहीं। 20, 21, 22 कोई पेयर नहीं। 1 से 2 एक और पेयर मिला जब हम बैकवर्ड आए। 3, 4, 5 कोई नहीं। 15 से भी पेयर नहीं बनेगा, 18 से भी। तो हम इस पूरे क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद बोल सकते हैं कितने लेटर वाली सीरीज बनेगी। यहां पर केवल फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर और थर्ड पेयर हम बना पाए, जिनके बीच की दूरी उतनी ही है जितनी डिक्शनरी में होती है। चलिए आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, जो इंडिकेट कर रहा है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन डायरेक्शन से लिया गया है। डायरेक्शन के लिए आपको हमने पहले भी बताया था कि डायरेक्शन का जो फोकस पॉइंट होता है, किसी का भी नाम ले उसको सेंटर में मान ले, उससे अपवर्ड नॉर्थ, उससे डाउनवर्ड साउथ, राइट में ईस्ट, ऑपोजिट में वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना नॉर्थ वेस्ट। जैसे यहां पर मेंशन किया गया है अकबर वॉक्स 12 किलोमीटर ईस्ट। सेंटर पॉइंट पर अकबर को मान लें और ईस्ट डायरेक्शन राइट की तरफ उसने चलना शुरू किया। कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया? उसने तब कवर किया 12 किलोमीटर का डिस्टेंस। आगे अगर हम पढ़े तो लिखा हुआ है देन ही टर्न टुवर्ड साउथ। ईस्ट से साउथ के लिए डाउनवर्ड चलना पड़ेगा, और डाउनवर्ड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया देखते हैं। बोला गया 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ने कवर किया, तो यहां से यहां तक की दूरी साउथ में चलने के लिए उसने लिया 15 किलोमीटर। अगेन बोला गया अगेन ही टर्न्स राइट। साउथ से अगर राइट में चलेंगे तो आपकी डायरेक्शन आएगी वेस्ट, क्योंकि हमेशा आपका टर्न होता है 90 डिग्री पर, अगर मेंशन नहीं किया गया है तो साउथ में से वेस्ट में चला कितने किलोमीटर? अगेन मेंशन है 12। यहां पर ध्यान देने वाला पॉइंट ये है जितना वो ईस्ट में चला था उतना ही वो वेस्ट में चला। इसका मतलब ईस्ट और वेस्ट की जो डिस्टेंस है वो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। आगे बढ़े तो लिखा हुआ है ही टर्न्स राइट एंड कवर 12 किलोमीटर। साउथ वेस्ट से अगर हम राइट में चलें तो फिर से अगेन नॉर्थ में हम पहुंच जाएंगे, और डिस्टेंस कवर किया हमने 12 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ। एग्जामिनर हमसे जानना चाह रहा है हाउ फार, कितना दूर है, एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस में देखें तो यहां से यहां तक की दूरी 15 साउथ माइनस 12 नॉर्थ, दैट इज 3। तो दूरी आएगी 3 किलोमीटर, और बोला गया स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस में बताइए
किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा? तो स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस में अभी हमें चलना पड़ेगा इस तरफ, जो है साउथ डायरेक्शन। तो आंसर आएगा 3 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। चेक करते हैं किसी ऑप्शन में ऐसा मेंशन है या नहीं, तो चेक करके आपको पता रहेगा। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड ammunition, each of which has as many letters between them in the word as they have between them in the English alphabetical series। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक उसी तरीके से एम्यूनिशन को सॉल्व करते हैं। AMMUNITION। फिर से इसको सॉल्व करने के लिए नहीं बोला गया सेम ऑर्डर, इसका मतलब फॉरवर्ड भी चलना पड़ेगा, बैकवर्ड भी। फिर से इनके नंबर्स आपको पता होने चाहिए, 1 13 13 21 14 9 20 9 15 एंड 14। चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई पेयर नहीं। 13 14 15 16 17 18 आगे कोई पेयर नहीं मिलेगा। 13 से अभी एनालाइज किया था, कोई पेयर नहीं। 14 से भी पेयर नहीं। 9 10 11 12 कोई पेयर नहीं। 20 से सारे नंबर छोटे हैं, आगे जजमेंट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। 9 से पेयर नहीं, 15 से पेयर नहीं, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक भी पेयर रिलेट नहीं कर रहा है, तो बैकवर्ड आना पड़ेगा। बैकवर्ड के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो पहले नंबर पे ही पेयर बन रहा है 14 और 15 का, 1 पेयर। 16 17 18 19 20 21 22 23 कोई पेयर नहीं मिलेगा। 15 से अभी 14 से पेयर नहीं है आगे, तो 15 से भी नहीं होगा। 9 10 11 12 13 14 15 16 कोई पेयर नहीं। 20 21 22 23 24 25 26 कोई पेयर नहीं मिलेगा। 14 15 16 17 18 कोई पेयर नहीं। 21 से कोई पेयर नहीं। 9 वाला जो स्किप कर दिया, 9 10 11 12 13, 9 से 13 के बीच की दूरी उतनी है जितनी डिक्शनरी में होना चाहिए, तो एक और पेयर हमें मिला। 21 से एनालाइज करने की कोई नीड नहीं, सेम 13 13 और 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केवल 2 पेयर बनेंगे डिक्शनरी पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर लास्ट, जो है इंडिकेट कर रहा है 2 पेयर्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 टू 95 5 क्वेश्चन आपके लिए दिए गए हैं और ये आपके टॉपिक से लिए गए हैं ब्लड रिलेशन। कभी कभी इंडिकेटिव फॉर्म आती है जो आपको कंफ्यूज करने के लिए आती है। देखिए यहां पर परसेंटेज का मतलब इंडिकेट किया गया है, कॉपीराइट का मीनिंग दिया गया है, सबके मीनिंग दिए गए हैं। हम इसमें शॉर्टकट लगा सकते थे, अगर यहां पर और इस जगह पर 3 जगह पर रिवर्स ऑर्डर ना होता तब। यहां पर रिवर्स ऑर्डर भी दे दिया है तो कंफ्यूजिंग है, वो चाहता है आप उसको कंप्लीटली सॉल्व करें, उसको सॉल्व करते हैं। आइए चलिए, लिखा गया है कविता कॉपीराइट जेरी। कॉपीराइट का मतलब है मदर और सीक्वेंस है नॉर्मल वाला, तो नॉर्मल बनाया, कविता इज मदर ऑफ जेरी। फिर से जेरी का जेंडर अभी तक आप नहीं बना सकते क्योंकि उसके लिए कोई इंडिकेशन नहीं है। आगे बोला गया है जेरी हैश मोनू, हैश के लिए इंडिकेशन है, सेम सीक्वेंस में जेरी इज सिस्टर ऑफ मोनू। हम मेल मेंबर के लिए स्क्वायर बना रहे हैं और फीमेल के लिए सर्किल, ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है यहां पर। आगे अगर आप पढ़ें तो लिखा गया मोनू परसेंटेज राहुल। परसेंटेज का इंडिकेशन है रिवर्स ऑर्डर में कि अगला वाला पहले वाले का फादर है, तो यहां पर आप बोल सकते हैं राहुल इज फादर ऑफ मोनू। तो राहुल और ये फर्स्ट मेंबर थी कविता, इन दोनों को हम देखकर बोल सकते हैं ये दोनों मैरिड कपल हैं। अगले पॉइंट पर अगर आप ध्यान दें तो लिखा गया है राहुल परसेंटेज नूर, इसका मतलब राहुल के भी फादर कौन है? नूर, मेल मेंबर। क्वेश्चन हमसे जानना चाह रहा है हाउ इज कविता दिस मेंबर इज रिलेटेड टू नूर। कविता का नूर से क्या रिलेशन है? तो आंसर आएगा कविता इज डॉटर इन लॉ ऑफ नूर। तो पहले ऑप्शन का राइट आंसर, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर सिस्टर कैंसिल, डॉटर इन लॉ आंसर आएगा राइट। तो हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से क्वेश्चन में बोला गया है काम्या कॉपीराइट जैन। तो काम्या कॉपीराइट, देखिए इतनी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए कि आप एक बार पढ़ने के बाद उनको रिमाइंड कर सके कि कॉपीराइट किसको इंडिकेट कर रहा था। कॉपीराइट इंडिकेट कर रहा था आपका मदर को, हम बोल सकते हैं के इज मदर ऑफ जे। ये याद होना जरूरी है। अब बार बार उस पर देखोगे तो आप हमेशा गलत करोगे और टाइम एक्सीड हो जाएगा। जेन हैश,
हैश के लिए अगर हम बात करें तो हमसे बोला गया था, आपको याद हो, हमें अभी भी याद है, हैश रिप्रेजेंट कर रहा था सिस्टर के लिए और फॉर्मेट था नॉर्मल, ए इज सिस्टर ऑफ बी। तो बोल सकते हैं जेन इज सिस्टर ऑफ मनीष। मनीष परसेंटेज इंडिकेट कर रहा था रिवर्स ऑर्डर में फादर के लिए, तो हम बोल सकते हैं परसेंटेज बोला गया है मनीष परसेंटेज राम, तो राम इज फादर ऑफ मनीष। इस बार राम और किसका पेयर बना, काम्या का। अगला पॉइंट है राम @ नरेश, @ इंडिकेट किया गया है ब्रदर के लिए, वो रिवर्स ऑर्डर में कि नरेश इज ब्रदर ऑफ राम। अब क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे ये जानना चाह रहा है हाउ इज नरेश रिलेटेड टू जैन। हमेशा याद रखें जिसका नाम पहले होगा हमें उसी के बारे में बताना होता है। तो यहां पर बोलना चाह रहा है नरेश इस जैन का किस तरीके से संबंधित है, तो आप बोल सकते हैं हाउ इज नरेश रिलेटेड टू जैन, नरेश इज ब्रदर इन लॉ ऑफ, सॉरी, हाउ इज नरेश रिलेटेड टू जैन, तो नरेश इज अंकल ऑफ जैन। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है के कॉपीराइट, इसमें डायरेक्टली बोल दिए गए, नाम मेंशन नहीं किए गए, लेटर्स मेंशन किए गए हैं। कॉपीराइट का मतलब मदर, के इज मदर ऑफ जे, हैश का मतलब सिस्टर, जे इज सिस्टर ऑफ एम, परसेंटेज इंडिकेशन फॉर रिवर्स ऑर्डर में फादर, तो आर इज फादर ऑफ एम। जैसे ही आर एम का फादर हुआ तो यहां पर ये दोनों मैरिड कपल बन गए। आर @ का मतलब था रिवर्स ऑर्डर में ब्रदर, आर इज ब्रदर ऑफ एन या एन इज ब्रदर ऑफ आर। क्वेश्चन वाला जानना चाह रहा है हाउ इज के रिलेटेड टू एन। इस बार किसके बारे में पूछा गया है, आप यहां देख सकते हो पहले नाम है के का, तो के बारे में पता होना जरूरी है। अगर यहां पर सपोज करिए के का जेंडर नहीं बताया गया होता तो आंसर होता हम नहीं बता सकते क्योंकि मेंशन में जेंडर मेंशन नहीं है। यहां पर के का जेंडर भी पता है और बोला गया है हाउ इज के रिलेटेड टू एन, तो यहां पर आप विजुलाइज करके बता सकते हो के इज सिस्टर इन लॉ, या हिंदी में उसको बोले तो भाभी है एन की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में फिर से इस बार प्रॉपर फॉर्मेट में नाम दिए गए हैं। के कॉपीराइट, कॉपीराइट अब तो आपको याद भी हो गया होगा, कॉपीराइट मींस यस मदर ऑफ जेरी, के इज मदर ऑफ जेरी, हैश मींस सिस्टर, जे इज सिस्टर ऑफ मोनू, परसेंटेज मींस फादर, मोनू राहुल इज फादर ऑफ मोनू, तो इसका मतलब ये दोनों मैरिड कपल हुए। फिर से परसेंटेज आया राहुल परसेंटेज नूर, नूर इज फादर ऑफ राहुल। क्वेश्चन में जानना चाह रहा है हाउ इज मोनू रिलेटेड टू कविता, हाउ इज मोनू रिलेटेड टू कविता, किसके बारे में जानना चाह रहा है, मोनू के बारे में। और जब तक मोनू का जेंडर नहीं पता होगा याद रखे आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि एक आंसर आएगा मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा आंसर आएगा फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, फोर्थ आंसर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इसी सीरीज के ऊपर बेस्ड, बोला गया कैलाश कॉपीराइट जया, कैलाश इज मदर ऑफ जया, जया इज सिस्टर ऑफ मंगल, मंगल @ आपको रिवर्स ऑर्डर में बताना पड़ेगा, मंगल @ राकेश का मतलब है सेकेंड वाला मेंबर पहले वाले का भाई है, हम बोल सकते हैं राकेश इज ब्रदर ऑफ मंगल। नेक्स्ट में परसेंटेज, परसेंटेज इंडिकेट करता है फादर के लिए, नीलेश इज फादर ऑफ राकेश, जो मेल मेंबर है इसका मतलब यहां पर मैरिड कपल बना के और एन का। क्वेश्चन में जानना चाह रहा है हाउ इज नीलेश रिलेटेड टू कैलाश, हमसे फोकस किया गया है नीलेश के ऊपर, तो पहले तो नीलेश का जेंडर पता होना चाहिए। आप देख सकते हैं नीलेश एक मेल मेंबर है, तो जितने भी ऑप्शन फीमेल वाले होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, पहला कोई भी ऑप्शन फीमेल का नहीं है तो सारे ऑप्शन एग्जिस्ट करेंगे। हाउ इज नीलेश रिलेटेड टू कैलाश, तो यहां पर आप देखकर बता सकते हो नीलेश इज हस्बैंड ऑफ कैलाश, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लिया गया है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग से, हर एग्जाम का की रोल प्ले करता है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, जनरली 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चेक करिए 4 रो दी गई है, ये आपके फैमिलियर वर्ड है, इन 4 रो की वर्ड आपके फैमिलियर है क्योंकि ये आपने सुन रखी है, काओ, यंग, बोल्ड, मंकी। जो इनकी कोडिंग दी गई है x1 is, x2 is, x3 is, ये रेफरेंस कोडिंग है जो चाइनीज फॉर्मेट में दी गई है। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग मींस चाइनीज कोडिंग को आपको सॉल्व करना होता है। यहां पर आपको घुमाने के लिए नाम दिए गए x1 is, x2 is, तो यहां पर x और s को आप हटा ही दें तो आपके लिए बेहतर होगा, आप आसानी से अपना आंसर ढूंढ सकते हैं।
फोकस करें केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज पर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से एंड सो ऑन। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको कि किस तरीके से सॉल्व होगा। बोला गया पहले इसको सभी की कोडिंग निकाल लेते हैं हम जल्दी से, जिससे एक ही बारी में सारे आंसर हम सॉल्व कर पाए। पहली रो में पहला वर्ड काउ और दूसरी रो में पहला वर्ड भी काउ। चेक करते हैं क्या इन दोनों रो में कोई और कॉमन है। अगर कोई और भी कॉमन होगा तो हम उसका राइट आंसर अभी नहीं बता सकते। काउ यंग नहीं है, बोल्ड है, इसका मतलब काउ और बोल्ड। चेक करिए कि किसी और रो में भी ये दोनों है, नहीं, काउ भी नहीं है, बोल्ड भी नहीं है, इसका मतलब दो आंसर बचे। x1 कॉपी कर लिए, x2 नहीं है, x3। काउ और बोल्ड के लिए x1 और x3 आएंगे, जिसमें हमने आपको बोला था x को हटा दे तो बेहतर रहेगा। इसका मतलब या तो 1 या फिर 3, किसका कोडिंग होगा, काउ और बोल्ड का। अगला वर्ड यंग कहीं पर भी नहीं है तो आंसर नहीं निकाल सकते। मंकी फर्स्ट रो में है और थर्ड रो में है, इन दोनों में और कोई कॉमन नहीं है, तो मंकी के लिए कोड रिप्रेजेंट करेगा 1 भी नहीं करेगा, 3 भी नहीं करेगा, आंसर आएगा 4। तो मंकी रिप्रेजेंट 4। नेक्स्ट बात करें, अगर फर्स्ट हमें मिल गया है, थर्ड वाला हमें मिल गया है और फोर्थ वाला मिल गया है, तो इसको आसानी से ढूंढ सकते हैं। x1 x3 और x4 हम बता चुके हैं, तो आंसर आएगा यंग रिप्रेजेंट करेगा 2 को। अगली रो में अगर हम चले, काउ हो चुका है, बोल्ड हो चुका है, अवेक और मर्ड। अवेक और मर्ड की बात करें तो थर्ड रो में भी अवेक आ रहा है और मर्ड भी आ रहा है। फोर्थ रो में कौन सा आ रहा है, मर्ड। तो 3 रो में जो कॉमन नंबर होगा वही मर्ड के लिए राइट आंसर होगा। x7 और x7, इसका मतलब मर्ड रिप्रेजेंट करेगा 7 को। अगले अगर हम पॉइंट पर फोकस करें, हमें बोला गया था मर्ड और अवेक, तो अवेक का आंसर होगा x6, तो अवेक का आंसर हुआ 6। इस तरीके से फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई हमारी, एक्सेप्ट काउ और बोल्ड। सेकंड रो हमारी कंप्लीट हो गई। थर्ड रो में मंकी हो गया है, अवेक मर्ड हो गया है, तो इसको ढूंढने के लिए कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसका आंसर कर सकते हैं कि x4 हो चुका है, x6 हो चुका है, x7, तो आंसर होगा 5, जो किसको इंडिकेट करेगा, वर्स्ट को। तो हमने यहां पर लिख लिया वर्स्ट के लिए आंसर होगा 5। लास्ट रो की बात करें, मर्ड हो चुका है, वर्स्ट हो चुका है, अलोन नहीं हुआ है पर यंग हो चुका है, इसका मतलब अलोन किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो बचा हुआ होगा। 7 ऑलरेडी हो चुका है, 5 भी हो चुका है, 2 भी हो चुका है, जो बच गया है 9 है, इसका मतलब अलोन को जो रिप्रेजेंट करेगा वो नंबर है 9। अब देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां पर जो बोला गया है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग के अंदर, बोला गया है बोल्ड किस तरीके से इस कोडिंग लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। अगर आप ध्यान दें की पॉइंट पर जो हमने शुरू में बनाया था, काउ और बोल्ड के लिए 2 नंबर रह गए 1 और 3, मतलब राइट आंसर हम नहीं दे सकते। पहला ऑप्शन कैंसिल, जो कंप्लीटली फॉर्मेट में मांग रहा है x1, सेकेंड ऑप्शन भी कैंसिल, थर्ड भी कैंसिल, फोर्थ भी कैंसिल, आंसर आएगा इधर फर्स्ट और सेकेंड ट्रू, जो इंडिकेट कर रहा था या तो फर्स्ट या फिर थर्ड। अगले पॉइंट पर हम चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोलना चाह रहा है, बताइए व्हाट विल बी कोड फॉर अलोन। अलोन यहां पर अपनी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, अलोन के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है 9, जो कंप्लीट आएगा x और s के साथ, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जो इंडिकेट कर रहा है अलोन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी कोड फॉर x7 एंड x9। यहां पर ये कहना चाह रहा है x7 और x9 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 9 रिप्रेजेंट कर रहा था अलोन को और 7 रिप्रेजेंट कर रहा है मर्ड को, तो मर्ड अलोन जो भी ऑप्शन में होगा हम उसको टिक कर लेंगे। यहां पर अगर आप देखो तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है व्हाट इज कोड फॉर मर्ड। मर्ड के लिए कोडिंग हमें दी गई थी, मर्ड इंडिकेट फॉर कोड नंबर 7, x7s इज द राइट आंसर ऑफ मर्ड, जो है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट विल बी कोड फॉर मंकी। मंकी के लिए कौन सा कोड है, तो हम बोल सकते हैं मंकी के लिए कोड था 4, x4s, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके से आज का एक्स्ट्रा डिस्कशन हमारा खत्म होता है। इसमें कौन कौन सी चीज आपको नहीं मिली, ये वाली सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग आपको नया मिला, लास्ट टाइम नहीं था। आपको अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन मिले जिसको आप लास्ट टाइम नहीं सॉल्व कर पाए थे, तो हमने कुछ नया आपको देने की कोशिश करी। आपको स्लॉग्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट मिले जो लास्ट टाइम भी थे, इस बार हमने कुछ चीजों को रोक दिया। इस बार आपको रो वाले कुछ क्वेश्चन सीखने के लिए मिले, तो हम बोल सकते हैं
Stay with us so that you can perform very well in your upcoming examination. Thank you and all the best for your bright future.